नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रश्नों को हल कर रहे थे। इसी क्रम में आज के इस पेपर का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी? ऑप्शन दिया है नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू करी थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, जब वो प्रधानमंत्री थे, और ये शुरू हुई थी 25 दिसंबर सन 2000। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको प्रारंभ किया था 25 दिसंबर 2000 में। अगला प्रश्न है, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के तहत किस वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है? साधारण सा प्रश्न है, सामान्य, किसी को भी पता है। 0 से 5 वर्ष आयु के बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है, दवाई आपने देखा होगा, कैंप लगाकर पिलाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 0 से 5 वर्ष वाला। 0 से 5 साल के बच्चों को पल्स पोलियो अभियान के तहत पोलियो की खुराक दी जाती है। अगला प्रश्न है, उन दो विधियों के नाम बताओ जिनके द्वारा पोषक तत्वों के साथ मिट्टी को फिर से भरने के लिए उपयोग किया जाता है। कृषि से संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन दिया है मृदा ड्रिलिंग और फसल रोटेशन। दूसरा है इसमें फसल रोटेशन और खाद का उपयोग। तीसरा ऑप्शन दिया है खाद और ड्रिपिंग का उपयोग। चौथा ऑप्शन है खाद और बीज ड्रिल का उपयोग। इसमें आपका आंसर बनेगा फसल रोटेशन और खाद का उपयोग। अगर आप एक ही फसल बार बार बो रहे हो तो भूमि के पोषक तत्व कम हो जाएंगे, क्योंकि किस फसल के लिए कौन सा पोषक तत्व जरूरी होता है वो फसल उस पोषक तत्व को भूमि से ले लेती है, तो मिट्टी में उस पोषक तत्व की कमी आ जाती है। किसान इसके लिए क्या करते हैं कि एक बार एक फसल बोई तो अगली बार कोई और फसल बोएंगे। इससे क्या है कि इस फसल के बोने से जो पोषक तत्व कम हुए, हो सकता है कि इस फसल में उस पोषक तत्व की आवश्यकता ना हो, तो इसकी मात्रा फिर बढ़ जाएगी वापस, जो इस फसल ने पोषक तत्व कम किए। इसके अलावा खाद का उपयोग किया जाता है, जैसे रासायनिक खाद हुए, ऑर्गेनिक खाद हुए, गोबर की खाद हुई, कंपोस्ट हुआ, ये सारी चीज़ों का भी इसमें साथ में उपयोग किया जाता है। खाद का अगर उपयोग हो रहा है और फसल चक्रण हो रहा है, फसल का रोटेशन हो रहा है, तो आपके मिट्टी को फिर से वापस पोषक तत्वों से भरपूर हो जाएगी। तो इसमें आंसर आएगा बी, क्रॉप रोटेशन एंड यूज ऑफ मैन्योर। अगला प्रश्न है, सबसे बड़े ई कॉमर्स समूह ई अलीबाबा के संस्थापक कौन है? अलीबाबा एक चाइना बेस्ड एक कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी, जो होलसेल प्रोडक्ट सेल करवाती है, मीडिएटर है वो। जैसे अपने यहाँ फ्लिपकार्ट वगैरह है ना, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, इस टाइप से ही एक कंपनी है अलीबाबा। अलीबाबा पे क्या है, चीज़ें होलसेल में मिलती है। ऐसा नहीं कि आप एक चीज़ खरीदते हो, वो होलसेलर है, ज़्यादातर होलसेल ही होता है। इसके संस्थापक कौन है? तो अलीबाबा के संस्थापक है जैक मा। नाम सुना होगा आपने जैक मा का। ये अलीबाबा के संस्थापक है। सुंदर पिचाई कौन है? सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ है। पराग अग्रवाल कौन है? तो ये पहले ट्विटर के सीईओ थे। ट्विटर के पहले सीईओ थे, अब नहीं है। और फाल्गुनी नायर, ये नायका के सीईओ है। नायका के सीईओ है ये। तो आपके अलीबाबा के संस्थापक कौन है? जैक मा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख लाभ नहीं है? इस बात का ध्यान रखना कोई सा भी प्रश्न सोल्व करते टाइम पे कि प्रश्न पूछा गया क्या गया है, प्रमुख लाभ पूछा गया है, लाभ नहीं है पूछा गया है। WTO की अगर बात करें विश्व व्यापार संगठन की, तो इसकी स्थापना होती है, स्टार्टिंग में तो ये गेट के नाम से था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के नाम से 1948 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन 1995 में 1 जनवरी 1995 में इसको विश्व व्यापार संगठन के रूप में पुनर्व्यवस्थित किया गया। इसके अगर मुख्यालय की बात करें तो जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि मुख्य लाभ नहीं है। पहला इसमें दिया, विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने में मदद करता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा देता है, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है, विश्व व्यापार संगठन विकासशील देशों को व्यापार से संबंधित मामलों में विशेष और तरजीही उपचार प्रदान करके उनके विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है, ये भी सही है। तीसरा इसमें दिया है, सदस्य देशों के बीच व्यवस्थित विनिमय व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से विनिमय स्थिरता को बढ़ावा देना, ये विश्व व्यापार संगठन का लाभ नहीं है, इसमें सी वाला। चौथा इसमें दिया है, मुक्त व्यापार लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करके सुधार करता है, ये भी है इसका फायदा लाभ, तो इसका आंसर बनेगा आपका सी वाला। अगला प्रश्न है, भूटान और म्यांमार की राजधानी पूछी गई है, कौन सी है भूटान और म्यांमार की राजधानी? ऑप्शन में दिया है जकार्ता और टोक्यो। दूसरा ऑप्शन दिया है नोमपेन और बैंकॉक। तीसरा है थिम्पू और नेपिडा। और चौथा ऑप्शन दिया है मॉस्को और लीमा। तो इसमें जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, इंडोनेशिया की जकार्ता, और टोक्यो जापान की। जकार्ता इंडोनेशिया की है और टोक्यो जापान की है। इसके बाद नोम पेन ये कंबोडिया की है और बैंकॉक थाईलैंड की है। इसके अलावा है थिम्पू, और थिम्पू आपके भूटान की है और नेपिडा ये म्यांमार की राजधानी। इसका आंसर आपका सी होगा। इसके अलावा मॉस्को है रूस की और लीमा है पेरू की राजधानी। ये इन देशों की राजधानियां बाकी जो जो थी। अगला प्रश्न है इसमें, नॉर्वेजियन सागर किस महासागर में स्थित है? भूगोल का प्रश्न है, सामान्य प्रश्न है, अटलांटिक महासागर में पड़ता है ये। अगला प्रश्न है, माउंट विसुवियस और माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये दोनों इटली में। माउंट विसुवियस और माउंट एटना ज्वालामुखी दोनों इटली में। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 74, 75, 76, 77 में। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है 74 में, 22 अक्टूबर 1774 को इसकी स्थापना होती है। सत्रह सौ चौहत्तर में स्थापित होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत।
1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसके अंतर्गत 22 अक्टूबर 1774 को कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? साल पूछा है सीधा सा कि कब पारित किया गया, तो ये 1974 में इसको पारित किया गया था, 1974 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी बांग्लादेश के ढाका में, और इसको स्थापित करने वाले लोग थे आगा खान, सलीमुल्लाह खान, वकारुल मुल्क, हकीम अजमल खान। इन लोगों ने मिलकर के 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी। बाद में यही मुस्लिम लीग भारत विभाजन का कारण बनी। किसने क्रिप्स ऑफर को एक डूबते हुए बैंक के नाम पर पोस्ट डेटेड चेक कहा? क्रिप्स ऑफर एक क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। क्यों आया था? जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो इस द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से सहयोग लेने के उद्देश्य से भारतीय जो नेता थे, खासकर उस समय कांग्रेस वगैरह इस तरह के लीडर थे जो भारतीय नेता, उनसे मुलाकात करी और उनको कुछ ऑफर दिए, जिसको क्रिप्स ऑफर कहा गया। क्या ऑफर दिया? कि हम भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। डोमिनियन स्टेट ये होता है कि सुप्रीम तो ब्रिटेन का किंग या क्वीन जो भी रहता है वो रहेगा, क्राउन जिसको आप कह सकते हो, कि ब्रिटिश क्राउन सुप्रीम रहेगा। अब उसके अंडर में आपको कुछ स्वतंत्रता दी जाएगी। इसके अलावा आपको एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा आपके लिए, जो भारत के लिए संविधान बनाया जाएगा। ऐसे और भी इसमें कुछ प्रावधान थे, जैसे एक संघ का गठन किया जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि संघ का गठन करने में जो रियासतें थी उनको स्वेच्छा से शामिल होने का प्रावधान था कि आपकी इच्छा है तो आप शामिल होना, और नहीं इच्छा है तो नहीं होना। तो इससे नाराज होकर के गांधी जी ने कहा था कि ये एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। डूबते हुए बैंक का मतलब होता है कि जो बैंक डूब रहा है उसने आपको आगे की तारीख के लिए एक चेक दे दिया कि आप इस तारीख को चेक ले लेना, जबकि वो बैंक डूब रहा है, तो मतलब कि वो चेक आपका, उस चेक की रकम आपको नहीं मिलेगी। तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की स्थिति खराब हो चुकी थी, इंग्लैंड की, और वो एश्योर कर रहा था कि हम आपको डोमिनियन स्टेट दे देंगे, जबकि भारतीय नेता को कहना है कि आप तो वैसे भी खत्म हो रहे हो, डोमिनियन स्टेट के हम तो पूरी तरह स्वतंत्र होने वाले हैं। तो ये डूब रहा है बैंक और इसका आगे की तारीख का चेक है, ये हमको स्वीकार नहीं है। ये बात महात्मा गांधी ने कही थी। हालांकि इसमें कहा जाता है कि पोस्ट डेटेड चेक कहा था गांधी जी ने खाली, कि एक पोस्ट डेटेड चेक है। और बताया जाता है कि ये जवाहरलाल नेहरू ने इसमें जोर दिया था कि इसका बैंक डूब रहा है। मतलब गांधी जी ने कहा था कि जो क्रिप्स ऑफर है ये पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब आगे की तारीख का चेक है। तो इस पर जवाहरलाल नेहरू ने और ऐड कर दिया कि एक ऐसे बैंक का जो डूब रहा है। ये भी कहा जाता है कि इसमें ये कथन इस तरह से भी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र का विकास और तेजी से औद्योगिकरण था? पंचवर्षीय योजना का प्रश्न है ये। तो इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का विकास और तीव्र औद्योगिकरण ये आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था मुख्य रूप से। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देखोगे तो कृषि एवं उद्योग इसका उद्देश्य था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का अगर देखोगे तो इसमें गरीबी उन्मूलन मुख्य उद्देश्य था। और अगर 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देखोगे तो जीडीपी ग्रोथ इसका मुख्य उद्देश्य था।
ये इन पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य रहा है। अगला प्रश्न है, मांडो लोकगीत निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पिछली क्लासों में भी हमने लोकगीत, लोक संगीत, लोक नाट्य इनके बारे में प्रश्न आते रहे हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का लोक संगीत है एक तो लावणी, दूसरा पोवाड़ा। ये पूछे गए प्रश्न है। ये महाराष्ट्र के लोक संगीत है। गोवा का लोक संगीत मांडो, ये गोवा का है। गुजरात के लोक संगीत है भक्ति गीत, खासकर जो गरबा गीत होते हैं। तो आप इसको भक्ति गीत भी कह सकते हो, आप गरबा गीत भी कह सकते हो। क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर लोकगीत होते हैं वो भक्ति से जुड़े हुए होते हैं और इनको गरबा के टाइम पे गाया जाता है या गरबा गीत होते हैं। इसके अलावा है पुडुचेरी। इसमें एक गरडी लोक नृत्य होता है। उस लोक नृत्य में जो गीत गाया जाता है, जो संगीत होता है, वो यहाँ का लोक संगीत होता है, गरडी। ये नृत्य है, लोक नृत्य। और इस गरडी लोक नृत्य पर जो संगीत बजाया जाता है, जो गाया जाता है, वो वही यहाँ का लोक संगीत है, पांडिचेरी का या पुडुचेरी का। गंगा और यमुना नाम से जाना जाने वाला दो रॉककट टैंक में पाए जाते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं ये पूछा गया है। तो ये आपके अजयगढ़ में पाए जाते हैं। अजयगढ़ किला ये चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया है और पन्ना में है। पन्ना में स्थित है और चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया है। ये राग का टैंक बेसिकली वो तालाब है ये, जिनको गंगा यमुना नाम दिया गया है। इसके अलावा नचना कुठार पार्वती मंदिर ये भी पन्ना में है, गुप्तकालीन। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर है। और चौमुखनाथ मंदिर ये भी पन्ना में है, गुप्तकालीन मंदिर है ये। और रीवा का किला रीवा में। अगला प्रश्न है, एक मुखी दत्त मंदिर या दत्ता मंदिर मध्य प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? ये महेश्वर में स्थित है ये मंदिर। एक मुखी दत्त मंदिर, इसको शिव दत्त मंदिर भी बोला जाता है शायद। कौन सी नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरती है? बहुत ही खबरों में रहने वाली नदी है ये, और राष्ट्रीय उद्यान भी केन नदी का है। और आपने सुना होगा केन बेतवा लिंक परियोजना, इसको लेकर के ये बहुत खबरों में रहा है। तो केन नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरती है और इस केन नदी को ही बेतवा नदी से जोड़ने का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। महाराणा प्रताप निम्न में से किस राज्य के 13वें शासक थे? सामान्य प्रश्न है ये इतिहास का कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे। इसके 13वें राजा है। हालांकि जो गोगुंदा है इसको भी राजधानी बनाया था महाराणा प्रताप ने, लेकिन महाराणा प्रताप मेवाड़ वंश के 13वें
शासक है मेवाड़ राज्य के? अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? हमने पिछले प्रश्न में ही देखा था कि विश्व व्यापार संगठन कब स्थापित हुआ था, कैसे स्थापित हुआ था, और इसका मुख्यालय जेनेवा में। CFC कार्बन यौगिक है जिसमें कौन कौन से दो बताया, पूछ रहा है कि दोनों होते हैं, कौन कौन होते हैं? क्लोरीन फ्लोरीन होता है, क्लोरोफार्म या क्लोराइड होता है, क्लोरोफिल या क्लोरोसेंट बैक्टीरिया होता है, फ्लोरोसेंट क्लोरीन होता है, और मैग्नीशियम होता है, जो बहुत स्थिर होते हैं और किसी भी जैविक क्रिया से अवक्रमित नहीं होते हैं। तो ये CFC में पूछ रहा है कि इसमें क्या पाया जाता है। तो CFC होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों पाए जाते हैं, और ये किसी जैविक क्रिया से अवक्रमित नहीं होते हैं। इसको, ये बहुत बड़े प्रदूषक होते हैं क्लोरीन फ्लोरीन, इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बहुत ही बड़ा प्रदूषक माना गया है। ओजोन गैस को भी नुकसान पहुंचाता है। हाइपर पायरेक्सिया तब होता है जब किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान कितने टेम्परेचर से अधिक होता है तो उसको हाइपर पायरेक्सिया हो जाता है। तो ये होता है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो उसको हाइपर पायरेक्सिया हो जाएगा। एक इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम वस्तु का क्या कहेंगे? गति कहेंगे, संवेग कहेंगे, आकार कहेंगे, या विस्थापन कहेंगे? तो ये किसी इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, ये गति का एक नियम है, दूरी बटा समय। तो वही है, किसी तय समय में, इकाई समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की गति कहेंगे। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे जरूरी होती है आपका क्षोभ मंडल। क्यों होता है? क्योंकि एक तो सबसे निचली परत है, जो पृथ्वी से सटा हुआ जो परत है, वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, और इस परत में वायुमंडल के अधिकांश जो गैसें वगैरह होती है, वायुमंडल का अधिकांश द्रव्यमान इसी परत में होता है, क्षोभ मंडल में ही, और मौसम की सारी घटनाएं भी इसी क्षोभ मंडल में ही होती है। इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्षोभ मंडल वाली जो परत है वायुमंडल की, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रंग कोहरे एवं धुएं से सबसे कम बिखरता है? सबसे कम बिखरने के लिए जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी उसका प्रकीर्णन कम होगा, और ये क्वालिटी होती है लाल रंग में। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है और प्रकीर्णन कम होता है। प्रकीर्णन मतलब कि फैलाव बिखराव। तो ये धूल के कण, कोहरे, धुएं, इनसे कम फैलता है। कम फैलता है तो ये दूर तक जाता है। इसीलिए आप अगर सिग्नल वगैरह देखोगे तो लाल रंग के होते हैं, गाड़ियों के इंडिकेटर वगैरह लाल रंग के होते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि ये बिखरता नहीं, इसका प्रकीर्णन नहीं होता है, कम होता है, और तरंग दैर्घ्य इसकी ज्यादा है, ज्यादा दूर तक जाता है, इसलिए लाल रंग का सबसे कम बिखराव होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? जोड़ियों की अगर बात करें तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कौन कौन सी 3 जोड़ी होती है? पहली होती है आपके कान से थोड़ी सी आगे, सबसे बड़ी होती है पैरोटिड। ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है जो कि कान से थोड़ी सी आगे होती है। दूसरी होती है सब मेडिबुलर। ये आपके जबड़े के नीचे होती है। और तीसरी होती है सबलिंगुअल, ये जीवान के नीचे होती है।
जीभ के नीचे होती है ये 3 जोड़ी होती है, सब ये जोड़ी में ही होती है। ऐसा है नहीं कान आपका एक ही है, एक ही साइड होगी, दोनों साइड है। आपके जबड़े भी दोनों साइड है तो दोनों साइड जबड़ों के नीचे, जीवान के नीचे दोनों साइड ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। हालांकि बारीक बारीक बहुत सारी लार ग्रंथियां होती है हमारे मुंह में, लगभग 500 से 1000 के लगभग, लेकिन वो न के बराबर उनका महत्व होता है। ये बड़ी ग्रंथियां होती है, लार ग्रंथियां, जिनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, देखा जा सकता है। बाकी बारीक बारीक बहुत सारी होती है। तो मुख्य रूप से ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो ये था हमारे मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए कुछ प्रश्नों को हमने हल किया है। तो आशा करता हूँ कि ये आपकी परीक्षाओं में उपयोगी होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।